अच्छी कंपनी सिर्फ सामान नहीं बेचती है, या एक रियल एस्टेट की कंपनी की बात करें तो वो सिर्फ मकान नहीं बेचती है, वो वैल्यू ऐड करके अपने कस्टमर्स को घर बेचती है। और साथ ही साथ उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को भी इंश्योर करती है। एके इंफ्रा टीम एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के साथ बहुत सारे लोगों ने जीरो से अपना करियर को स्टार्ट किया और आज वो अपना मकान, गाड़ियां और अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दे चुके हैं। तो इसी क्रम में हमारे इस पॉडकास्ट एके एसोसिएट्स वॉइस में मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरती गुप्ता और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर पीयूष अग्निहोत्री। कैसे सर आप? अच्छा हूँ। और बताइए सर, कहाँ से आते हैं आप? मैं रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश रीवा से हूँ और मैं वहीं पला बड़ा हूँ। फिर स्टडीज के लिए बाहर जाना हुआ, पर मेरा बचपना जो है रीवा में ही रहा है। तो आप जैसे आपने बताया कि आप बाहर भी गए हैं, रीवा में भी गए हैं, सबसे फेवरेट प्लेस कौन सा है आपका? भोपाल रहा है मैम। भोपाल, ऐसा क्या पसंद है भोपाल में? भोपाल में मैम सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है उसे, और वहाँ का मौसम, वहाँ का हरियाली, वो सारी चीजें अभी मध्य प्रदेश में कुछ अलग ही रहने के हिसाब से अलग है। भोपाल आपको बहुत तो मुझे पसंद है? बिल्कुल भोपाल बहुत पसंद है। तो आपका जो घर, आपका जो बचपन रीवा में बीता है, उस बचपन के घर में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद था? हमारी ज्वाइंट फैमिली रही है मैम। मेरी मम्मी शिक्षिका थी, पिताजी संपादक थे, और वो बचपन में जब साथ में सब खेलते हैं और रहना वो इकट्ठा ज्वाइंट फैमिली का, तो वो मजा अलग था। क्योंकि कहीं ना कहीं हम गांव से सब रिलेट करते हैं और रीवा में हमारा घर बना, तो बचपन अच्छा बीता क्योंकि हम सब भाई एक साथ थे। और मेरे जितने भी भाई थे, हमारा स्कूल जाना, लौट के आना, वो छोटी सी लाइफ थी पर उसमें खुशियां बहुत सारी थी। जी बिल्कुल। तो आप मिस करते हैं वो जॉइंट फैमिली? बिल्कुल बिल्कुल मिस करते हैं। उतना वो उस तरह का टाइम भी नहीं रहा कि हम सब साथ रहें, हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है, तो सारी चीजें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। बचपन में पढ़ना ज्यादा पसंद था या खेलना? पढ़ना ज्यादा तो नहीं पसंद था खेलना पसंद था मैम। लेकिन हर बच्चा बचपन में सोचता है कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, ये करूंगा। आप क्या सोचते थे? मेरा हमेशा से, जब इंसान बचपन में से एक आता है, मैच्योरिटी आती है कि जीवन में कुछ करना है, तो मेरे दिमाग में था मैं बिजनेसमैन ही बनूंगा। अच्छा, ओके। क्योंकि एवरेज था स्टडीज में, तो मुझे लगता था बिजनेस करना मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। मेरा इंटरेस्ट भी था, तो बिजनेस में बिल्कुल बिजनेस करना चाहता था। तो स्पेशली ऐसा कभी सोचा कि इस चीज का बिजनेस करूंगा? ये भी मैच्योरिटी के साथ ही पता चलता है आपको कि क्या बिजनेस करना है आपको। तो शुरुआत में जो आदमी सीखता है, देखता है चारों तरफ अपने कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मैं रियल एस्टेट में करूंगा। पर जब पता चला कि प्रॉफिट यहाँ किस लेवल का है, क्योंकि पहले पता चला कि इसमें इतना प्रॉफिट है, मेरा हमेशा से मोटिव रहा है कि जो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी आखिरी वाली चीज जो है उससे अब नए जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो पैसे भी ज्यादा आने चाहिए। तो जब रियल एस्टेट का पता चला कि सबसे ज्यादा अगर आप ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कैरियर कॉन्शियस होंगे इस एज में, तो हाँ रियल एस्टेट इस वजह से, क्योंकि ग्रोथ यहाँ सबसे ज्यादा है और ये सबको पता भी है। तो अपने करियर की जर्नी बताइए, कहाँ से आपने शुरू किया था और आज कहाँ है? मैं बचपन में बताया आपको कि पढ़ना पसंद, एवरेज था, पास हो जाने वाला पढ़ाई चाहिए था। उसके बाद हम स्कूलिंग मेरी रीवा से रही है। फिर मैं आईआईटी, और माता पिता को वो होता है ना कि हमारा बच्चा पढ़े, क्योंकि उस टाइम तक भी मेरा बिजनेस का या कैरियर को लेकर उतना कॉन्शियस नहीं था मैं। तो मैं उसके बाद गया भोपाल, वहाँ पे हमारी आईआईटी के लिए मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की। फिर उसके बाद मैं जेपी यूनिवर्सिटी गुना गया। मैं वहां से बीटेक किया और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर मैं भोपाल आया कि अब कैरियर को लेकर कुछ किया जाए। कॉलेज हमारा ऐसा था जहां से प्लेसमेंट नॉर्मली हो जा रही थी। ओके। पर मेरा आपको मोटिव बताया ना कि मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे बिजनेस ही करना है एक मैच्योरिटी लेवल पे आके। तो वैसे ही जो हम अपने आसपास देखते हैं, तो मैंने काम चालू किया था स्टॉक ब्रोकिंग का। ओके। तो स्टॉक ब्रोकिंग में हमने चालू किया मैम, और हम एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि हम इंडिया के टॉप 10 ब्रोकर्स में आने लगे। ओह वाओ, अमेजिंग। फिर आया कोरोना और वो सबकी लाइफ को एक दिन में डिस्टर्ब कर दिया, और बिजनेस जो हमारा चल रहा था जिसमें हम लाखों रुपए कमा रहे थे, वो अचानक एक दिन सारा खत्म हो गया, क्योंकि फ्लैट ब्रोकरेज हो गई और
जितने हमारे साथ कस्टमर थे वो हमको छोड़ दिए, वो अपना पैसा निकालने लगे, वो सबके साथ हुआ था। तो वो एक प्रॉब्लम आई हाँ, अचानक से। मुझे याद है 2020 में एक दिन मार्केट 8,500 आ गया था। 8,500 आ गया था। उसके बाद सारे ग्राहक अपना डीमैट अकाउंट खाली करने लगे थे, क्योंकि सबको अपने पैसे सिक्योर करने थे। वो दिन था जिस दिन सारी चीजें। लेकिन मेरे ख्याल से वो एक अपॉर्चुनिटी भी थी, क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत स्पीड में बढ़ा भी है। पर मैम हम ब्रोकर थे। हाँ, तो ब्रोकर के साथ क्या हो रहा था, हमको मार्केट बढ़ने से घटने से प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा कस्टमर चला गया। हमें कितने ब्रोकरेज देता उससे मेन मोटिव होता था। तो क्या हुआ कि मार्केट में भी एक चीज हुई, जो ब्रोकरेज थी वो फ्लैट हो गई। अच्छा, पहले ब्रोकरेज, क्या होता है फ्लैट ब्रोकरेज? फ्लैट ब्रोकरेज होता है मैम, जैसे कि अभी आप जैसे ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले हम अपने मन से या थोड़ा बहुत हमको कंपनी ज्यादा देती थी। फ्लैट ब्रोकरेज होने के बाद वो जो अमाउंट होता था वो 20 रुपए में आप ट्रेड लगा सकते हो, 20 रुपए में निकाल सकते हो। अच्छा, जहां जहां हम 14-15 लाख रुपए महीने कमा रहे थे, वो 2-2.5 लाख रुपए में आ गया था। ओके, अच्छा। तो फ्लैट ब्रोकरेज का मतलब था कि जो अमाउंट कंपनी ट्रेड करने के लिए लेती थी ग्राहक से, वो उसने बहुत कम कर दिया, क्योंकि सारे ग्राहकों को फिर से वापस लाना था ट्रेडिंग में। अच्छा, तो इस वजह से वो जो एक अमाउंट हम कमा रहे थे वहां से हमें जीरो हो गया था, इस वजह से। और फिर घर से बाहर थे, भोपाल में हमारा ऑफिस था, तो वो वाला फेज जीना बहुत बहुत डिस्टर्बिंग था। पर कभी कभी मैं ये भी मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं कोरोना में उसी में चलता रहता, तो कैरियर वाइज एक होता है ना कि ग्रोथ होती है, पर जो एके ड्रीम सिटी में ग्रोथ हुई वो वहां नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद आपने एके ज्वाइन कर लिया? उसके बाद मैंने बहुत काम किया मैम। एके अचानक नहीं मिला। आपको अच्छा। अच्छी चीजें मिलने से पहले होता है ना, मेरा मानना है कि भगवान आपको अगर कुछ देता है तो उसके पहले वो आपकी परख लेता है कि आप उस लायक हो या नहीं। तो मुझे भगवान ने परखा फिर यहाँ पहुंचाया। शायद यही वजह है कि रियल एस्टेट में हर व्यक्ति काम कर सकता है और नहीं भी कर सकता, बस उसकी सोच में होना चाहिए कि काम करना है। तो हुआ क्या कि जब मैं आए तो यहाँ लॉकडाउन था, तो 6-7-8 महीने तो घर से निकलना हो ही नहीं पाया। पर मैं सिविल इंजीनियर था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फील्ड का ही कुछ किया जाए अभी। तो मैंने पाइपलाइन पे काम किया। जल निगम में जल जीवन मिशन करके एमपी गवर्नमेंट का चल रहा था, जिसमें घर घर पानी पहुंचाना था पीने वाला। अच्छा। तो उसका हमने पाइपलाइन पे काम किया कि हम वो पाइप डालना, डिगिंग करना और उसको घर घर पानी की सप्लाई करना, उसको हाउस सप्लाई कहते हैं, वो भी करना। ये सारी चीजें हमने उस टाइम पे किया कि मैं कैसे भी ओवरकम करूं अपने टेंशन को, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी ऐसी चीजें आती थी कि आत्महत्या कर ले। अरे ओके। क्योंकि आप इतना पैसा अगर कमा रहे हो, फिर अचानक से आप उस कैरियर, होता है ना कैरियर कॉन्शियस होता है एज में, उस एज में जब आप कॉलेज से पास आउट होते हो, तो और पैसा अचानक से ना रहना या कि बहुत सारा था खत्म हो जाना, तो आपकी लाइफ जब अचानक से ऊपर से नीचे गिरती तो आपके मन में ऐसे फालतू ख्याल आते हैं। पर वो फालतू ख्याल इसलिए आ रहा था क्योंकि बताया ना, भगवान आपको मजबूत बनाता है कुछ करने के लिए। वो एक फेज होता है सबकी लाइफ में, उस फेज को गुजारना जरूरी है। अगर आप बिल्कुल उससे आगे निकल गए, हाँ, तो फिर आपको कोई चीज हरा नहीं सकती। बस कुछ लोग वहीं हार मान जाते हैं, वहां से निकलना जरूरी है। तो फिर पाइपलाइन का मैंने काम किया मैम, फिर ये चला भी हमारा, ये हमने किया, ये चला भी, पैसे ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा आने लगा, पर मेहनत बहुत थी, बहुत मेहनत। मतलब सुबह 5-6 बजे जाओ, क्योंकि लेबर देखना है आपको, काम टाइम पे कंप्लीट करना है, ये सारी चीजें होती थी। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको सुबह से रात तक काम करना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा होता था ठंडियों के मौसम में कि खेत में सिंचाई, क्योंकि हमको गांव में तो काम करना था, खेतों में पानी सिंचाई हो रही होती थी, सामने से नदी गई हुई है, बगल में नहर है, और हम लोग वहां पे अपना जो टेंट वेंट रहता था वो लगा के सोते थे। तो ऐसा लगता था कि यहीं पे गल जाओ। अरे बाप रे, बहुत ही हार्ड था। तो बहुत बार हमने रात भर लकड़ी जला के बैठ के बिताया है, बहुत बार, क्योंकि काम कंप्लीट करना, क्योंकि आपने ले लिया है तो उसको कंप्लीट करना भी एक जिम्मेदारी है। बहुत टफ था। तो ये बहुत टफ फेस किया हमने क्योंकि हमने क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे, तो उनकी ऐसे टेंट में रहना पड़ता था आपको? टेंट था, और कहीं पे यार्ड मिलता था, कच्चा घर होता था या पक्का घर होता था जिसमें प्लास्टर तक नहीं होता था, हमको तो जुगाड़ करके कहीं ना कहीं रहना है।
क्योंकि आपका मटेरियल भी बहुत सारा गिरा है, चोरी ना हो, गाड़ियां खड़ी हैं, तो वो सब भी देखना पड़ता था। और गांव में ये चीजों की सेफ्टी रखना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए ये सब व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो ये काम किया हमने। फिर उसके बाद एक फेज आया कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, और इतनी खराब हो गई कि नागपुर में डॉक्टर उनको कैंसर के लिए बोल दिया कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है। और मेरी दादी को कैंसर हुआ था, तो मेरे पिताजी एक्चुअली मुंबई में इलाज करवा रहे थे उनका। तो ये हुआ कि अब ये काम छोड़ो, अभी मम्मी का इलाज कराओ, क्योंकि डॉक्टर कैंसर बता दिया। कैंसर आज की डेट में सुनने में, मतलब अगर हरे भरे पेड़ को बोल दिया जाए तो मैं कैंसर है, तो वो सूख जाएगा। आप ट्राई करिएगा कभी, ये होता है। नहीं, of course। तो मम्मी को कैंसर बताया डॉक्टर ने। फिर उसके बाद हम उनको लेके, क्योंकि पिताजी दादी को मुंबई में दिखवाए थे, तो मन में ये आया कि जब कैंसर ही है तो क्यों ना कैंसर का इलाज कराने मुंबई चला जाए, यहाँ पे भी छोड़ते हैं, क्योंकि नागपुर मुझे नहीं लग रहा था कैंसर के हिसाब से सुटेबल एक हॉस्पिटल मिलेगा हमें। तो हम मुंबई गए, और मुंबई जाके जहाँ हमने डॉक्टर को दिखाया था, वहां टेस्ट हुए, बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत सारा टाइम गया। मुझे याद है 86 या 87 टेस्ट रिपोर्ट आज भी मेरे पास रखी, उनकी पूरी फाइल। और तब जाके वो डॉक्टर वहां पे 86 या 87 टेस्ट करने के बाद पता चला कि उनको कैंसर नहीं है। उस दिन तो खुशी मन में आ गई। तो वो जो आपको बताया ना कि एक टाइम पे ही सिर्फ अगर डॉक्टर जैसे ऐसे लाइट पे हम बैठे हैं ना, डॉक्टर से बोला कैंसर है, तो सब दिखना बंद हो गया, सिर्फ मुझे लाइट दिख रही थी। अच्छा, ओके। और जब ये 86 टेस्ट होने के बाद जब पता है कैंसर नहीं, तो मुझे फिर से सारा कुछ सही दिखने लगा। तो ये इस मेंटल हैरेसमेंट तक, इसको हैरेसमेंट कहेंगे, हम जा चुके हैं डॉक्टरों की वजह से। सिचुएशन का हैरेसमेंट। जी। अब क्या हुआ, ये इलाज कराते हुए मुंबई में थी मम्मी, मैं अभी था, पिताजी थे। तो मेरा ये पाइपलाइन वाला काम चल रहा था, ये पूरी तरह से ठप हो गया। क्योंकि 2-3 महीने क्योंकि आपने जो भी आपको टूल्स चाहिए वो सब किराए से हैं, जो भी लोग हैं वो भटक गए, तो वो वाला वहां से मैं हो गया 0। अब यहाँ से और कठिनाई चालू हुई। कठिनाई ये चालू हुई कि अब मैं जो सोचा था कि जिंदगी में कभी जॉब नहीं करूंगा, मुझे जॉब करना पड़ा। क्योंकि हम उस उम्र में आ गए थे, पापा से कभी पैसे हमने मांगे नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था कि अब कैसे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जॉब करने के लिए इंटरव्यू इंदौर में गया, वहां जॉब लग भी गई, आए, और उन्होंने बताया कार्बन क्रेडिट का काम है। पर कार्बन क्रेडिट का काम क्या होता था, क्योंकि आउट ऑफ फील्ड था, सेल्स में चले गए हम, कहीं ना कहीं एके में आने की वजह यही थी कि मैं उस टाइम पे थोड़ा, पता है ना जो लाइफ में होता है सब एकदम तय है। बिल्कुल, उनका प्लान, ऊपर वाले का प्लान अपने से बहुत अच्छा होता है। वो एकदम तय था कि इसको अब सेल्स में लाया जाए। कार्बन क्रेडिट का काम था मैम, पर उसमें सेल्स हमें करना था चूल्हा। अच्छा। और वो चूल्हा ऐसा था जिसमें 70% स्मोक नहीं निकलता था, 30% कम वुड लगता था, मतलब उसमें वुड भी कम लग रहा है, स्मोक भी कम निकल रहा है। अच्छा। इसीलिए वो कार्बन क्रेडिट का हो गया। ओके। कार्बन क्रेडिट क्या होता है मैं बता देता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, ये इनका बहुत सारा कार्बन निकल रहा होता है चिमनियों से, आपने देखा होगा। तो ये यहाँ फुलफिल ना कर पाए तो ये दूसरी जगह से कार्बन बचा के पर्यावरण को अच्छा रखते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनके ऊपर, कंपनीज के ऊपर बहुत सारा फाइन भी लगता है। तो ये क्रेडिट खरीदना भी पड़ता है, यही खरीदने के लिए ये सब करना पड़ता है। उसको कैसे खरीदते हैं, कोई वेंडर रखते हैं। वो जैसे हमारी जो कंपनी थी, वो किसी कंपनी का वेंडर थी जो एक प्रोडक्ट बांट रहा है जो कार्बन बचा रहा है। तो हमने वो चुना चूल्हा, हमारी कंपनी ने चूल्हा चुना था। ओके। तो वो चूल्हा बेचना होता था। अब वो चूल्हा बेचना है गांव-गांव में। ओके। गांव-गांव में चूल्हा बेचना, और गांव में मैं कभी रहा नहीं इतना, मैं अपने खुद के गांव नहीं गया था बहुत। मैं पर पाइपलाइन का जब अपन काम कर रहे थे तो हमें किसी से मतलब नहीं होता था, हमें काम करना है, आगे बढ़ते जाना है, किसी गांव वाले से मतलब नहीं। अब ये सेल्स में आने के बाद क्या हुआ कि गांव वालों से सेल्स करना है। अब वो उनके लिए 200 या 500 की चीज बहुत मैटर करती है, बहुत, मतलब वो बहुत, क्योंकि गांव के जो लोग रहे ना, उन्होंने जो बुजुर्ग रहे हैं, वो तो 1-2 रुपए वाले सस्ती चीजें खरीदी, उन्होंने गुड़ 2 रुपए खरीदा है, तो उनके लिए 500 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। और वहां सेल्स करना है,
नहीं, गाँव मतलब मेरे फादर भी हैं, वो जब मुंबई आते हैं और जब मैं घर में सब्जियां मंगाती हूँ ज़ेप्टो वगैरह, तो उन्हें लगता है अरे इतनी महंगी सब्जियां, मैं बाजार जाके आधे रेट में ले आता हूँ। तो तो ये गांव का है सिनेरियो कि हम्म, वहाँ 500 रुपए 1000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू जान रहे हैं। जी जी जी। हम भी जानते हैं, जैसे मैं जानने लगा था कि स्ट्रगल में कि पैसे की वैल्यू क्या है, तो वो लोग जानते हैं। हम्म, तो हम एक 400 रुपए का चूल्हा बेच रहे थे मैम, अच्छा। और उसको बेचने के लिए बेचना कठिन क्यों था, क्योंकि चूल्हा गांव में ऑलरेडी है, उनको नहीं मतलब पर्यावरण से क्या मतलब है, वो लकड़ी ला के जला रहे हैं, उनको नहीं मतलब कि ये चूल्हा क्या करेगा, वो चूल्हा उनके घर में है, उनके पास लकड़ी है और वो ऑलरेडी उसी से खाना बना रहे हैं। जी। और अब गैस, जो उनके यहाँ गैस का इस्तेमाल होता है सिलेंडर गैस का, सिर्फ चाय बनाने के लिए। अब वहां पे जाके चूल्हा कैसे बेचना है, वो एक अलग टास्क आ गया। तो हमने क्या किया कि मैं खुद 1 लीटर दूध, चाय की पत्ती, शक्कर, ये सारी चीजें ले जाकर हमने इसको कहाँ रखा, एक गांव गांव बस्ती होती है, 4 6 10 घर होते हैं, वहां जाके हमने चूल्हा मैंने खुद जलाया। अच्छा। क्योंकि लोगों को ये भी दिखाना था कि चूल्हा इजीली जलता है। भले मैंने उसके पीछे क्या क्या ज्ञान और क्या गुणा लगाया, वो हम पहले से ही डिप करके लाते थे मिट्टी के तेल या पेट्रोल में, वुड लकड़ी जो होती थी, उसको इजीली जला के दिखाते थे कि इजीली जलता है, आसानी से जल जाता है। मैं जो दूध लाता था, चाय की पत्ती, चीनी, ये सारी चीजें लाके मैं खुद चाय बनाता था बस्ती के बीच में। जी। तो वो अट्रैक्शन उनको लगा कि यार सही में चूल्हा ये तो काम का काम कर रहा है, जल्दी काम कर रहा है, और जल्दी काम कर रहा है, धुआं नहीं निकल रहा है। अवेयर नहीं थे वो लोग, क्योंकि अवेयरनेस तब आती जब वो देखेंगे। तो मैंने सुबह से चूल्हा जलाया है, बहुत सारी बस्तियों में जाके, बहुत सारे अलग अलग गाँव में जाके। तो ये पाइपलाइन वाले से और बड़ा स्ट्रगल, पर अब मैं सेल्स में आ गया था। जी जी। तो मेरे लिए सेल्स का मतलब क्या है, कठोर होना। आप अगर कठोर हैं तो आप सेल्स के सबसे परफेक्ट बंदे हैं, स्ट्रॉन्ग है बेसिकली। कठोर मतलब मेंटली कठोर, कोई बोल रहा है नहीं लूंगा फिर भी लो, फिर भी पीछे पड़ो, मतलब ऐसे व्यक्ति जो परसुएसिव स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी, आपके अंदर पेशेंस तो जरूर होना चाहिए कि आप एक व्यक्ति पे पूरा फोकस कर सको। बिल्कुल। क्योंकि सेल्स में सबसे बड़ी चीज है आपको बेचना हुआ है जो खरीदना नहीं चाहता व्यक्ति। बिल्कुल, वो कहा जाता है ना कि अच्छा सेल्समैन वो है जहाँ जरूरत ना होते भी वो अपनी चीजें बेचे है। बिल्कुल। तो सेल्स में आने की वजह थी शायद फील्डिंग यहाँ की लग रही थी कि अब एक ड्रीम सिटी आएगा। तो हमारे, और ये नौकरी मेरी चल रही थी, मैं नौकरी कर रहा था। तो प्रदीप सर हैं हमारे, मेरे, जिनको मैं गुरु भी मानता हूँ और बड़ा भाई भी मानता हूँ उनको, वो आए रीवा, उन्होंने मुझे एक ड्रीम सिटी के बारे में बताया कि यूपी में हमारी कंपनी बहुत बहुत मजबूत है। यूपी बिहार उस टाइम पे बहुत मजबूती चल भी रही थी, कंपनी तभी शायद 15-20 प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम कर रही थी। मध्य प्रदेश शुरुआत थी। कौन से ईयर में? अभी 2-3 साल पहले की बात है। 2023 में। 3 साल पहले की बात है, मार्च अप्रैल में कंपनी वहां इनॉग्रेशन किया था। तो हमारा पुराने भी थोड़ा संबंध थे, तो उस चक्कर में मैं इंटरेस्टेड ना, एक क्या होता है ना, कैरियर कॉन्शियस व्यक्ति जो झेल के आ रहा हो, अब उसको डर लगता है कि ये वाला भी गया तो अब आगे क्या करेंगे। तो झेलने के चक्कर में मैं डरा हुआ था कि क्या नौकरी छोड़ूं, एक ड्रीम सिटी ज्वाइन करूं। फिर मैंने जो यहाँ का हमारा इनॉग्रेशन हुआ मध्य प्रदेश में, रीवा में इनॉग्रेशन हुआ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में, तो जो लेवल था, एक होता है ना कंपनी की मजबूती कितनी है, वो मजबूती मुझे दिखी। कैसे दिखी, उससे थोड़ा दिन पहले ही यहाँ पे जो हमारा एक मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लायंसेस जो कंपनी बनाती है, होम अप्लायंसेस, उसका भी इनॉग्रेशन था। तो मैं वो भी देख के गया था। तो एक आता है मन में ना कि आप जहाँ जुड़ रहे हो। फिर कंपनी में ये अच्छी चीज थी कि जो सीनियर्स और गुरु जिनको हम मान रहे हैं उनका सपोर्ट रहता है, मतलब रहता है कि आप, मतलब बैकएंड पे सपोर्ट बहुत तगड़ा रहता है, मतलब इंसान डर के नौकरी छोड़ना नहीं होता है। इसीलिए कंपनी में हमारे, आपने बहुत बार, आपने तो नहीं सुना होगा, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको हम कहते हैं कि बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज छोड़नी पड़ती है। तो वो छोटी चीज जो छोड़नी थी, उसको पाने के लिए, जो बड़ी चीज पाने के लिए जो सपोर्ट मिलता है वो कंपनी हमें देती है, हमारे सीनियर्स हमें देते हैं, तभी हम वो डिसीजन ले पाते हैं। तो वो मुझे मिला। मेरी नौकरी चल रही थी,
क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, चूल्हा जब बिका ना तो बहुत बिका। अच्छा। मतलब उसको फिर हमने जब सेल किया तो बहुत ज्यादा सेल किया। ओके। तो टारगेट था कंपनी का कुछ, मुझे मेरे ऊपर जो टारगेट था, मेरे अंडर में 4-5 जीएस काम करते थे और मैं सीआई था, क्लस्टर इंचार्ज, 4-5 लोगों को संभालना था। तो जो चूल्हा बिका ना, वो टारगेट जो हमारा 1 साल का था वो मेरा 3-4 महीने में कंप्लीट हो गया। ओह नाइस। वही बताया ना, वो सेल्स का परख समझाने के लिए वो तो भगवान आपको ने समझ आया कि मैं सेल्स में अच्छा हूँ। सेल्स कैसे करनी है समझ में आ ये गया। समझ में आ गया जी। कि वही आपसे बोला, सेल्स में सबसे जरूरी है इंसान स्ट्रांग हो, कठोर हो, एकदम बिल्कुल जरूर। तपा हुआ व्यक्ति ही काम कर सकता है अच्छा। मतलब हम हम्म। कोशिश सोचे कि हम नॉर्मली रह के सेल्स कर पाएंगे, नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। और एके ड्रीम सिटी रियल एस्टेट का काम करती है। यहाँ पे सेल्स करने का तरीका आपको तपाना तो नहीं है। यहाँ के एसोसिएट 4 व्हीलर में जाके अपने ग्राहक को साइट विजिट करा रहे हैं, ऑफिस में आ रहे हैं तो ऑफिस बॉय को पानी और कॉफी ला के दे रहा है। तो यहाँ पे तपना तो नहीं था, यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया था। यहाँ पे तपना नहीं था। यहाँ पे काम चालू हुआ ना जब, तो मेरा पहला चेक, जब मैं पहला चेक यहाँ मिला, मैं अभी नौकरी मेरी चल रही है, मैंने रिजाइन नहीं दिया है, मैंने थोड़ा सा ही एफर्ट डाला, थोड़ा सा। तो मैं 2-4 लोगों से बात किया, उनको ऑफिस ले गया, सीनियर प्रदीप सर का नाम बताया, मैं वो चर्चा किए वहां पे। उस टाइम पे हमारे और सर थे, उन्होंने उन्होंने डील किया और वहीं पे प्लॉट बुकिंग एकदम बुकिंग होना चालू हो गई। और मेरा पहला, क्योंकि ऑलमोस्ट आखिरी आखिरी में मैंने काम करना चालू किया था मंथ एंड में, तो उसके बाद उससे भी मुझे सबसे छोटा चेक जो आया है मेरे जीवन में वो 4,000 रुपए का था, जो एके ड्रीम सिटी से मिला था नौकरी करते करते। ओके। तो 4,000 का चेक था। अब क्या होता है, सैलरी मेरी ठीक ठाक हो गई थी, इंसेंटिव भी ठीक आ रहा था। मैं आपको बताया ना, जो टारगेट साल भर का था वो 4 महीने में कंप्लीट, तो इंसेंटिव अच्छा आ रहा था। अब जब अच्छी सैलरी और अच्छा इंसेंटिव आने लगता है ना, तो आप और किसी उस चीज को छोड़ने से और डरते हैं। तो अब मैं 4,000 का चेक आया मेरा, तो मैं ये तो समझ गया कि पैसा आता है। फिर मैं बताया आपको कि मैं जीवन में एक चीज सीखा कि हमेशा काम कौन सा करना है। तो मेरे लिए क्या हमेशा से था, जिसमें ज्यादा पैसा वही काम करना है। क्योंकि आप व्यवसायिक क्षेत्र में अगर जाना चाहते हो तो आप यही सोच के चलो, बिल्कुल पैसा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि है। जी जी बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि जब मैं, वो मेरी पुरानी जर्नी अगर स्टार्ट की जाए, तो वो जब भोपाल में लॉकडाउन हुआ, हर जगह ही लॉकडाउन हुआ, तो जब वहां से मेरी बड़ी फील्डिंग खत्म हुई, जिसको मैंने बहुत सालों से मेहनत करके सजाया था, फिर उसके बाद पाइप डालना, चूल्हा बेचना, तो मेरे लिए तो पैसे इंपॉर्टेंट हो गए थे। मम्मी की तबीयत खराब होना, आप जब मुंबई जाते हो ना, तो वहां लोग आपको डॉक्टर, और जुहू में था हॉस्पिटल, मुंबई इज एक्सपेंसिव, तो वहां समझ में आया कि पैसा होना कितना जरूरी है। और फिर आपका हॉस्पिटल जुहू में हो तो और ज्यादा जरूरी है। तो वहां पे होटल ही 10,000 8,000 ऐसे, तो हम कैसे स्ट्रगल करके, कैसे मैनेज करके क्या किए। और उसके बाद मेडिकल खर्च वो और ज्यादा, क्योंकि आप इलाज किस चीज का कराने का, कैंसर का। तो समझ में आया कि पैसे तो इम्पोर्टेंट हैं। पैसे इम्पोर्टेंट इसलिए हैं सबसे ज्यादा कि रिस्पेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्ट हो गया मनी। अगर आपके पास मनी है तो रिस्पेक्ट है। ये सामाजिक सब, ये हर घर में है, हर जगह है। मैंने अपने ही घर में देखा है, जो सरकारी नौकरी कर रहा था, जिसकी सैलरी आ रही थी, उसको रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं हमसे, हम लोगों से जो चूल्हा बेच रहा है उससे तो ज्यादा मिलेगी। तो ये इसलिए मनी इंपॉर्टेंट थी कि उसको चूल्हा बेचने वाले की रिस्पेक्ट कम थी। सैलरी आ रही थी मेरी शायद एक सरकारी वाले से ज्यादा इंसेंटिव और सैलरी आ रही थी, पर रिस्पेक्ट नहीं आ रही थी। तो मेरे पैसे के साथ साथ पैसा के जरिए से कमाया जा रहा है, ये भी मैटर करता है। बिल्कुल। आप जरूरी नहीं कि आप बहुत पैसा कमा रहे हैं तो आपकी रिस्पेक्ट होगी। एक घर में, आप ही के घर में आपका बड़ा भाई अगर सरकारी एम्प्लॉय है, कम सैलरी आ रही है, आधी भी सैलरी है, तो उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा है। जी। तो ये भी हुआ कि अब पैसे जो कमाने हैं वो भी एक रिस्पेक्ट के साथ कमाना है। और मतलब जितने लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे ना, सबको पता है रियल एस्टेट में जो काम करता है ना, लोग उसके औकात में रह के बात करते हैं। इससे बड़ी चीज कोई आप बेच नहीं सकते ना, जमीन से बड़ी क्या चीज बेचेंगे। क्योंकि हम कितना भी मतलब कमजोर बैठे, हमारे पास पैसा तुमसे ज्यादा है। ये रियल एस्टेट की सच्चाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा पैसा है।
क्योंकि मेहनत आपको लॉजिकली करना है, हाँ, आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको यहाँ पे कस्टमर बुलाए 11 बजे तो आप 5-10 मिनट पहले वहां पहुंच जाओ। जी जी। तो आपको ये हर अनुशासन यहाँ बहुत जरूरी है रियल एस्टेट में। पर आप हर किसी से आप पूछेगा, जो मैंने ये बात बोली कि सब जानते हैं कि रियल एस्टेट वाला आदमी, इसके पास पैसा मुझसे ज्यादा होगा। तो यहाँ ये मिला, रिस्पेक्ट के साथ पैसा मिला। हाँ, और गाड़ियां सोचते थे कभी कि 4 व्हीलर ले लेंगे, जब चूल्हा बेच रहा तो लगता था 2 व्हीलर ले लूं, स्कूटी में मजा नहीं आ रहा है हाँ, तो बाइक ले लो। तो बाइक ले लूं, क्योंकि जाना पड़ता था हर जगह, तो लगता था बाइक ले लें। तो ये हुआ कि स्कूटी से बाइक शिफ्ट होते होते रह गई, और एक ही ड्रीम सिटी में आया तो आते ही 2-3 महीने में 4 व्हीलर आ गई। क्या बात है। अच्छा, उसके पहले भी जब हमारी मैं मेहनत कर रहा था, तो उस हमारे सीनियर भी देखे इंसान मेहनत कर रहा है, तो उन्होंने पहले ही गाड़ी हमारे लिए प्रोवाइड कर दी थी कि आप काम करने में कमी मत करिए। जी, बिल्कुल। वो भी हुआ सपोर्ट। सपोर्ट। तो उसके बाद फिर यहाँ पे गाड़ी मिल गई, और कंपनी में एक रॉयल्टी क्लब होता है। जी। अब लोग सोचते होंगे कितने दिन में होता है, यहाँ 10-11 महीने में रॉयल्टी बन गया। ओके, ओके। तो उस रॉयल्टी क्लब में भी शामिल हुआ। फिर गाड़ियों की दूसरी गाड़ी आई। रॉयल्टी क्लब में कैसे आते हैं? रॉयल्टी क्लब में आते हैं 10 CR का टर्नओवर करने के बाद। अच्छा, जब आप 10 CR की सेल कर देते हैं तो आप रॉयल्टी रॉयल्टी क्लब में आते हैं, और रॉयल्टी क्लब में हमारे कंपनी में आने के बाद बहुत सारे प्रॉफिट भी हैं। आपको रॉयल्टी मिलती है, कंपनी के प्रॉफिट का 1% पैसा आपके पास आता है। ओके। फिर आप एक ऐसे सिस्टम में होते हैं जहां पे आप सिर्फ सेल्समैन नहीं रह जाते, आप कंपनी के एक छोटे से ही सही एक भाग बन जाते हैं, शेयर होल्डर हो जाते हैं। शेयर होल्डर कह सकते हैं। कंपनी तो हमेशा सबको यही बोली कि यहाँ कोई दलाल या एजेंट नहीं है। हमारी कंपनी में सबसे अच्छा यही था, यहाँ कोई दलाल या एजेंट नहीं है, यहाँ सब है हमारे सहयोगी, हमारे साथ देने वाले, परिवार है, एक परिवार है जी। हमारे हिमांशु सर ही, आपने अगर जो लोग देख रहे हैं जानते हो, परिवार ही आके बोलते हैं। तो परिवार ही बनाया गया है, यहाँ पे एजेंट दलाल इन सब चीजों को यहाँ से दूर रखा गया। क्योंकि मैं जिस उम्र का था, मुझे अपने लिए दलाल सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एजेंट सुनना अच्छा तो स्पेशली आपने बताया बीटेक करके आए हैं, जॉब्स करके आए, तो कैरियर कॉन्शियस भी था, रिस्पेक्ट कॉन्शियस भी था। क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ा ठीक ठाक थी। रीवा में भी पिताजी पत्रकार, मम्मी गवर्नमेंट टीचर, तो मुझे ये सब चीजें भी बचा के चलनी थी कि हमको कोई ब्रोकर ना बोले, हमको कोई, मतलब ब्रोकर तो बोल चुके थे लोग, पर वो भोपाल में बोल रहे थे पर रीवा में नहीं चाहता था कोई ब्रोकर बोले, दलाल बोले। तो ये चीज कंपनी ने बहुत इसमें रिस्पेक्ट दिलाई कि, क्योंकि रीवा में क्या हो रहा था ना, बहुत सारे जमीन का काम करने वाले हैं जो सेल्स करते हैं, और हमारे प्रदीप सर बोलते हैं कि जो एके में काम नहीं कर रहा है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट जो होती है ना, तो वो पीली पीली दिखने लगती है बहुत 2-3 बार बारिश में, तो वो नहीं चेंज करवा पा रहे हैं। पर हमारे एके ड्रीम सिटी में काम करके व्यक्ति 2-2, 3-3 महीने में, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20 दिन में 1 CR का टर्नओवर कंप्लीट करके गाड़ियां खरीदे हैं। हाँ, आपने बताया कि आपने 3-4 महीने में रॉयल्टी क्लब में आ गए। रॉयल्टी क्लब में तो 10 महीने में आया था। 10 महीने में, सॉरी। मैं ये जो पहली गाड़ी आई थी वो 2-3 महीने में आ गई थी। क्या बात है, मतलब कहाँ स्कूटी से बाइक नहीं खरीद पा रहे थे, अब गाड़ी खरीद। बिल्कुल, कि प्लान बाइक का चल रहा था कि नौकरी कर पाऊंगा, स्कूटी में मजा नहीं आता, जाना पड़ता है अलग अलग जगह, और वहां से सीधे कार आ गई। तो ये ग्रोथ जो है ना, ये हमें लगता है, सब पूछेंगे आपको क्या इमोशन आए, कैसा इमोशन, वो इमोशन पता ही नहीं चला कि आप यहाँ से यहाँ कैसे आ गए, इतना फास्ट है सब, इतना फास्ट हुआ। आपसे बात करके मुझे ये समझ आया कि आपने काफी एजुकेशन ली है, बीटेक किया है, साथ ही साथ बहुत सारे फील्ड्स में भी काम किया है, तो आपको काफी नॉलेज है, आप लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, प्रैक्टिकल। तो आप आज एके में एसोसिएट हैं, जैसे आपने कहा ब्रोकर नहीं है, आप एसोसिएट हैं, तो आपको यहाँ पे इस कंपनी में ऐसा क्या लगता है जो कोई और कंपनी कभी आपको नहीं प्रोवाइड कर सकी, जो आपको यहाँ मिल रहा है, और किसी को भी इस कंपनी के साथ क्यों जुड़ना चाहिए? एके में सबसे जरूरी बात है, यहाँ काम किसी को क्यों करना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया कि मैं इतना इतना कर रहा था, पर यहाँ जब आया ना तो रियल एस्टेट एकदम नया था मेरे लिए। और हम जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अब बुजुर्गों को नहीं चाहिए, यंगस्टर्स को चाहिए, जो यंग हैं, जिनको अभी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, जो कमाना चाहते हैं, सपने देखते हैं।
तो जो यंग लोग है ना, अभी तक जमीन का काम ऐसे लोग करते थे हमारे रीवा में, इधर भी हर जगह ही ऐसे लोग करते थे जो बहुत उम्र में ठीक ठाक थे, जिनको मतलब पूरे मोहल्ले के लोग मानते थे बहुत होशियार हैं, उन्हीं से प्लाट लेना है, वही बताएंगे तभी प्लाट लेना है। तो हम यंग लोगों से प्लाट की चर्चा या जमीन की चर्चा कोई करता ही नहीं था, बस लड़के हैं ये क्या करेंगे, अभी पढ़ के आए हैं। तो ये चीज जो थी वो एके देता है। कैसे कि आपको एक सोचिए, एक यंग व्यक्ति अगर मेहनत बस कर रहा है, मेहनत सिर्फ मेहनत कर रहा है, लगन के साथ, टाइम के साथ वो उठ रहा है, टाइम से सारी चीजें करा रहा है, तो उसके पीछे जो एक सीनियर है उसको वहीं से एक 4 व्हीलर प्रोवाइड कर रहा है, एक ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है, ऑफिस बॉय प्रोवाइड कर रहा है, एक माहौल दे रहा है। जो यंग व्यक्ति है वो खुद कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अरे भाई हाँ मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। तो वो जो एक बैकअप है ना, वो आपको एके ड्रीम सिटी ही देता है। वो आपको एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस दे देता है, माइंडसेट दे देता है, कॉन्फिडेंस दे देता है, बिल्कुल। और यही तो यंग लोगों को चाहिए कोई काम करने के लिए, तो वो ये देता है एके ड्रीम सिटी। बिल्कुल सही बात है। आप जा रहे हैं एक 2 व्हीलर पे, किसी को कन्विंस कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और एक आप 4 व्हीलर से उसको साइड पे ले जा रहे हैं उसको। मैं जमीन की एक और चीज बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं ना, तब हमको कोई 10 लाख रुपए देता है, क्योंकि पैसे व्यक्ति उसी को देता है जिससे वो ले सकता है। सही बात है। ये रियल एस्टेट की हकीकत है। तो आप, क्योंकि रियल एस्टेट का ऐसा हो गया ना कि हमारे कंपनी आने के बाद लोगों को पता चला कि एक्चुअली रियल एस्टेट में सच्चाई क्या आती है। हमने हर चीज ट्रांसपेरेंसी कर दी। एके ड्रीम सिटी में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपसे यहाँ हर व्यक्ति काम क्यों कर सकता है, क्योंकि कोई चीज यहाँ छिपा के नहीं की जाती। बहुत ट्रांसपेरेंसी है। ग्राहक हमारी रजिस्ट्री देख सकता है, दूसरे ग्राहक की देख सकता है। मतलब जो एक ट्रांसपेरेंसी एक जमीन को खरीदने में चाहिए, वो सारी चीजें आपके टेबल पे रखी होती हैं। तो सेल्स करना हर व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है। प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर सेल्स भी इजी हो जाती है। उसके बाद आपको कुछ कमी आती है, नई शुरुआत होती है, वहां आपके सीनियर आपके पीछे एकदम लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ एक हमारा हम नेटवर्क बिजनेस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। तो नेटवर्क बिजनेस में क्या होता है, हमसे हमारी हर व्यक्ति, हमसे हमारा जूनियर, हमारा सीनियर जुड़ा हुआ है, तो वो एक ऊपर से भी खींच रहा है और नीचे से भी धक्का लग रहा है। तो आपको ये चीज एके ड्रीम सिटी में मिलती है। पहले नहीं होता था रियल एस्टेट का काम इस तरह। रियल एस्टेट में होता था आओ बेचो, अपना कमीशन लो, निकल जाओ और एजेंट बन जाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे हर व्यक्ति जो जुड़ा वो एक चैन सिस्टम से जुड़ा। ऊपर वाला सीनियर भी आपको ऊपर खींच रहा है और नीचे आपने टीम जो बनाई है वो भी आपको ऊपर ढकेल रही है। तो यहाँ सब लोगों का साथ जो मिलता है, वो माहौल जो आपको मिलता है, वो एके ड्रीम सिटी में पॉसिबल था, क्योंकि इससे पहले रियल एस्टेट मैं जानता ही नहीं था कि ऐसे होता है। जो ये एके ड्रीम सिटी ने करके दिया, वो हर यंग व्यक्ति के लिए रियल एस्टेट में काम करने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गाइडेंस भी है, इंफ्रा भी है, एंड पुश और मोटिवेशन भी है। और एक सपना होता है कि हम बड़ी गाड़ी लें, बड़ा बिजनेस करें। कि हर बिजनेस को करने के लिए ना रियल एस्टेट है सबसे बड़ा बिजनेस। इसके बाद बैंकिंग और फाइनेंस आता है। सबसे बड़ा बिजनेस रियल एस्टेट ही है, सबसे बड़ा मार्केट का, वर्ल्ड का। तो रियल एस्टेट में काम करने के लिए अभी तक क्या होता था, अपने पैसे लगाने पड़ते थे। और एके ड्रीम सिटी ने क्या दिया, 1 रुपया नहीं लगाना है। आप स्वयं मालिक बन के जाओगे साइट, आप स्वयं मालिक हो गए, अपने ग्राहक को सारी चीजें दिखा सकते हो। आपके पास, हमारे पास मैम सारे कागज अवेलेबल होते हैं। हमारे सारे, ये नहीं कि वो सिर्फ हेड ऑफिस में रखा है। अगर कोई ग्राहक साइट पे भी होता है ना, कागज साइट पे दिखाने की चीज नहीं है, ऑफिस ले जाके दिखाना चाहिए। ऑफिस में सारे पेपर, सारी चीजें अवेलेबल है, और वो वहां पे जाके हर ग्राहक देख सकता है। सिर्फ आपको क्या दिखाना है। तो ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो आपको सारी चीजें दे दी ओपन करके कि कागज भी है, तुम ग्राहक को जैसे मर्जी वैसे दिखाओ। तो यहाँ मिल रहा है। तो हर यंग व्यक्ति के लिए यहाँ काम करना आसान हो गया। सिर्फ यंग नहीं, किसी के लिए भी, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहूंगा ना कि वो छोड़, क्योंकि यहाँ मैं बोलता हूँ कि हमारे साथ अगर कोई बुजुर्ग काम करेगा तो उसकी 10-20 साल उम्र हम कम करा देंगे, बढ़ा देंगे, कम करा। अगर वो 50-60 साल का, तो उसको हम 30-40 वाले माइंड सेट में तो ला देंगे। ये तो हो गई बात कि एक ही के साथ किसी को क्यों जुड़ना चाहिए।
कस्टमर्स के लिए एके में क्या फायदा है? कस्टमर के लिए सबसे बढ़िया चीज है, एके जो है एग्रीमेंट में काम नहीं करता। अच्छा, ओके। पूरी जमीन कंपनी खरीद रही है और हम फिर उसके बाद उसका सारा जो अगर कुछ हम खरीद रहे हैं ना, तो हमको पता चलेगा क्या गड़बड़ है क्या सही है। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों को सॉलिड या सही जमीनें नहीं मिल रही थी। हमारे जैसे रीवा में ही हमारा प्रोजेक्ट चालू हुआ, तो वहां क्या होता था कि इधर की जमीन बता के लोग उधर बेच देते थे। अच्छा। यहाँ पे आप हमारा लेआउट पहले से बना होता है, नाप करके लेआउट बनता है, हर प्लॉट में प्लॉट नंबर डला होता है। और मैंने आपको बताया कि हम ग्राहक को सारे कागज दिखा सकते हैं, मतलब हम अपने नाम पूरी रजिस्ट्री कराते हैं। और जब ग्राहक को हम खरीद के कुछ दे रहे हैं, हम डेवलपमेंट भी करते हैं, रोड नाली बिजली पानी ये सारी बेसिक कम्युनिटीज हम देते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे हैं, और वहाँ गेट क्लोज्ड कवर्ड कैंपस होता है, सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई कैंपस भी हम देते हैं। तो ग्राहक को पहले तो बेसिक चीजें ये चाहिए, तो वो एके ड्रीम सिटी में मिल रहा है आपको। 40-40, 50-50, 60-60 फीट की रोड बना के दी है कंपनी ने, और ये बहुत बड़ी बात है। फिर आपको कवर्ड कैंपस दे रही है, आपको वातावरण इन्वायरमेंट भी दे रही है, पूरा लैंड एग्जीक्यूशन का काम कंपनी करके देती है। बिजली हो, पानी हो, पेड़ पौधे लगाना हो, सारी चीजें। और वैसा वाला नहीं पेड़ पौधा लगा के वो कर रहे हो, प्रॉपर गार्डन पार्क। आप हमारी साइट जो भी हमारे लोग देखे होंगे वीडियो, हम दिखाएंगे भी अपने ग्राहक को, जो भी नया ग्राहक आएगा उसको हम दिखाएंगे कि ये सारा काम हमने करके दिया है। और कंपनी ग्राहक के लिए सबसे अच्छी क्यों है, क्योंकि हम वीडियो भी फेक नहीं दिखाते हैं, हम वीडियो भी वही दिखाते हैं जो काम करके दिया हमने। पेपर वो दिखा रहे हैं जो हमने अपने नाम करवाया और हम आपको सेल कर रहे हैं। ग्राहक रियल एस्टेट में करना चाहता है इन्वेस्टमेंट, उसको सही व्यक्ति नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे एक ऐसी संपत्ति है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जो और सबसे बड़ी बात वो कभी घट नहीं सकती, उसका रेट बढ़ेगा ही। तो वो आपको एके ड्रीम सिटी में मिलेगा, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। आप किसी के भी माध्यम से यहाँ आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ठीक है, आपको ले आना था, बेचना था, पर कंपनी भी जिम्मेदारी लेती है कि वो ग्राहक हमारा जो प्लॉट लिया है हमसे, वो कहीं उसको भटकना ना पड़े। तो कंपनी सबसे अच्छा ये कि ग्राहक को ट्रांसपेरेंसी दे दी कि आप जो खरीद रहे हैं वो देख लीजिए भैया। दूसरी चीज, तुरंत कब्जा देती है। हमारे कुछ प्रोजेक्ट जहाँ 4 फीट की बाउंड्री, 3 फीट की बाउंड्री, तुरंत कब्जा लीजिए आप। हम तो ये कहते हैं कि आप सिर्फ बुकिंग अमाउंट, छोटा सा बुकिंग अमाउंट डालिए, आप अपनी बाउंड्री बनाइए, फिर रजिस्ट्री कराइए। तो ये रियल एस्टेट में नहीं मिल पा रहा था लोगों को। और बताया आपको, जैसे लेआउट बनाते हैं हम, लेआउट में प्लॉट नंबर रहता है, वो आपकी रजिस्ट्री में भी मेंशन होता है। तो ग्राहक को साथ ब्लफ जो होना था वो बंद हो गया। एके की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी रियल एस्टेट की कंपनियां हैं मैम जो अब ब्लफ नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली मार्केट को भी बहुत क्लीन कर दिया। मतलब पहले जो लोग इधर उधर कर लेते थे वो भी बंद हो गया। तो एके ने ये सबसे अच्छा कर दिया, खुद तो काम सही किया ही, जो कॉम्पिटिटर थे वो भी सही कर दे रहे। और हमने बताया आपको कि हम 60 फीट की रोड भी दे रहे हैं। बस कॉम्पिटिटर हमारा कॉम्पिटिटर क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि वो कागज तो सही कर लिया, पर जो कंपनी को एक्सपीरियंस इतने सालों का, फैसिलिटीज वो नहीं प्रोवाइड कर पाता। फैसिलिटीज दे सकते हैं रोड वो, पर जो वो रोड चाहता है ग्राहक, अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए। सेल्स की बात ही चल रही है, तो ग्राहक को भी क्वालिटी चाहिए। वो क्वालिटी आती है काम करके सीखने के बाद। कंपनी ने इतना समय दिया है रियल एस्टेट में, इतना डेवलपमेंट किया है कि कंपनी को पता है कि हमको ये वाले रोड ऐसे बनानी है। ये बात कस्टमर को भी क्लैरिटी नहीं है मुझे क्या चाहिए, आपको बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ कंपनी के डेवलपमेंट की बात, कि यहाँ पे पेड़ भी हम जो है लोकल इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, क्यों? क्योंकि लोकल पेड़ 5 फीट या 6 फीट का आता है। जो बाहर से पेड़ आते हैं आंध्र प्रदेश या यहाँ से बाहर से, जो एक्चुअली आपने देखा हो पेड़ लैंड एग्जीक्यूशन कहते हैं उसको, वो पेड़ हम 12 फीट का बाहर से मंगाते हैं। ओके। तो बेसिक चीजें हैं कि हम काम को किस लेवल पर करें, पेड़ भी लोकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डिटेल्स तक एकदम क्लैरिटी के साथ इम्प्लीमेंट हो गया। क्योंकि अगर छोटा पेड़ लगाएंगे बड़ा होने में टाइम लेगा, एक प्रीमेच्योर पेड़ लगाएंगे जो 12 फीट का है, 14 फीट का है, वो जल्दी थोड़ा बड़ा होगा। तो हम ये डिटेलिंग पेड़ लगाने में अगर दे रहे, तो सोचिए रोड बनाने में कितनी देते होंगे। ये तो आपने बहुत ही बड़ी
बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और हम स्ट्रीट लाइट, अब दूसरी डिटेलिंग बता देते हैं। स्ट्रीट लाइट अगर लगा रहे हैं तो वो 24/7 पावर बैकअप के साथ देते हैं। अगर अच्छा। कि अगर लाइट चली जाती है तो घर में अंधेरा हो जाए पर सड़कों में नहीं होगा। नाइस, वेरी नाइस। तो ये बेसिक चीजें हैं जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं और हम करके देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ग्राहक के लिए अच्छा है कि भाई आपको सिर्फ प्लॉट खरीदना है, उसके बाद पैसा तो देना पड़ेगा। पैसे देने हैं और कब्जा ले लेना है, लेकिन सही जगह पर आपको पैसा सुरक्षित है। आपको रोज रोज जाके देखना नहीं है। आप एक बार बाउंड्री कराइए। बाउंड्री कराना अनिवार्य कर दिया है कंपनी ने, क्योंकि लोग बहुत सारी हमारे ऊपर अफवाहें फैलाते हैं। बाकी कंपटीटर हैं तो अफवाहें फैलाएंगे, इसलिए कंपनी ने मैंडेटरी कर दिया है कि बाउंड्री बनाए लोग, कि क्योंकि हम तो बेच दिए, अब ग्राहक क्या हो रहा है, बाउंड्री बना नहीं रहा है, अब वो बोल रहे हैं कि इनका बिक ही नहीं रहा है, ये कब्जा नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं, तो ये अफवाह दूर रहें, इसलिए कंपनी ने मैंडेटरी कर दिया कि बाउंड्री बनाना है, जिससे दूसरे ग्राहक भी आए, दूसरे लोग भी रहे, कॉम्पिटिटर भी रहे। हमें कॉम्पिटिटर से कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पिटिटर भी रहे तो उनको दिखना चाहिए कि काम हुआ है। वो भी शायद किसी की सुनने में आया हो। अगर आपके कॉम्पिटिटर नहीं है तो समझिए आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। ग्रोथ, हाँ, कॉम्पिटिटर नहीं तो ग्रोथ नहीं है, पर क्या पता कॉम्पिटिटर भी किसी अफवाह सुन के आया हो। जब वो साइड पे देखेगा बाउंड्री है, बिका हुआ है, तो वो भी आपकी बुराई करने से डरेगा। तो यहाँ पे सोचिए, कॉम्पिटिटर तक के लिए सोचती है कंपनी अगर, तो ग्राहक के लिए कितना सोच रही होगी। और ग्राहक के लिए इतना सोच रही है तो आप सोचिए एसोसिएट जो काम कर रहा है उसके लिए कितना सोचती होगी। तो ये एक आइडेंटिटी देती है, फॉर यू, बाय यू, टू यू, सबके लिए। जैसे हमारा ऐप लॉन्च हुआ, उसमें एसोसिएट के लिए अलग ऐप बना, कस्टमर के लिए अलग ऐप बना। तो वो क्यों किया गया कि जो भी है व्यक्ति हमसे जुड़े, वो ग्राहक हो, हमारा साथी हो, हमारा एसोसिएट हो, यहाँ तक कि ऑफिस बॉय हो, वो भी खुश है कि ये मैं एक में काम करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ पीयूष अग्निहोत्री। आपने सुना कि उनको कितना डिटेलिंग में हर बात पता है, उनकी मेंटल क्लैरिटी कितनी ज्यादा है। आज उन्होंने ऐसी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करी जो शायद आपको भी नहीं पता होगी कि हमें एक रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदते टाइम देखनी चाहिए, या हम अपने करियर में बहुत सारी ठोकरें खा के भी एक ना एक दिन सही जगह पहुंच जाते हैं अगर हम लगे रहें तो। इट वॉज अमेजिंग टू टॉक टू मिस्टर पीयूष। थैंक यू सर। एक ही है तो ओके है।